कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। पिछले भाग में आपने सुना एसआर अपने घर लौट चुका था, लेकिन उसका दिल और दिमाग एक भयंकर उथल पुथल से घिरा हुआ था। रूम में जाते ही उसने वेदिका की बताई जगह से छिपा हुआ फोन निकाल लिया। फोन में अभिमान के मैसेज ने उसकी शंका को पुख्ता कर दिया कि उसके खिलाफ साजिश तो हो रही थी। हालांकि मैसेज ये भी साफ कर रहा था कि वेदिका ने इस साजिश का हिस्सा बनने से साफ मना भी किया था। ये विरोधाभास एसआर को उलझा गया। अभिमान और वेदिका की बातचीत ने एसआर के विश्वास को तोड़ दिया था, लेकिन अंबर के मासूम चेहरे की याद ने उसके गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कर लिया। उसने खुद से वादा किया कि वो अंबर को अभिमान के चंगुल से छुड़वाएगी। और वहीं दूसरी ओर तनिष्क ने अभिमान के ऑफिस में उससे सीधा सामना किया। जब अभिमान ने अंबर से शादी करने की बात कही तो तनिष्क का गुस्सा भड़क उठा। उसने दोस्ती तोड़ते हुए अभिमान को वार्निंग दी कि वो अंबर को उसकी साजिशों का हिस्सा नहीं बनने देगा। तनिष्क ने ठान लिया था कि वो अंबर और वेदिका दोनों की मदद करेगा। उधर वेदिका भी अंबर को बचाने का मौका तलाश रही थी। हालांकि एसआर की धमकियां उसकी राह में रुकावट थी। अब आगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल कैंडिड अमन सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी जान जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। वो जो बटन है ना, सब्सक्राइब बटन, हाँ, उस पर आपको क्लिक करना है और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है। हमारा जैसे ही नया एपिसोड अपलोड होगा आपको पता लग जाएगा। मतलब कहानी आते ही आपके मैसेज में ट्रिंग ट्रिंग बज जानी चाहिए और आप तुरंत जो है हमारे चैनल पर आ जाने चाहिए ये स्टोरी सुनने के लिए। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब तनिष्क के कदम भारी हो चुके थे। उसकी चाल में उस तनाव और बेचैनी का असर साफ दिख रहा था जो उसके मन में बसा हुआ था। अभिमान के केबिन में जो कुछ हुआ उसने तनिष्क को अंदर तक झंझोड़ दिया था। उसने खुद से कहा, यह वही अभिमान है जिसे मैं अपना दोस्त मानता था। लेकिन अब उसके अंदर अपने दोस्त अभिमान के लिए सिर्फ एक ही फीलिंग थी, वो थी नफरत की फीलिंग। वो घसीटते हुए अपने कदम बाहर ले गया और अपनी कार तक पहुंचा। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय था। कार में बैठते ही उसने सबसे पहले अंबर को कॉल किया, लेकिन हर बार कॉल के जवाब में सिर्फ एक ही मैसेज सुनाई दे रहा था, वो था स्विच ऑफ का। तनिष्क के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई। उसे एहसास हुआ कि कुछ सही नहीं है। अंबर ठीक तो होगी ना? उसने खुद से बुड़बुड़ाया। उसे नहीं पता था कि अभिमान ने बीती रात अंबर के फोन को पटक कर तोड़ दिया था ताकि वो किसी से कांटेक्ट न कर सके। तनिष्क ने फोन को सीट पर फेंका और गहरी सांस ली। उसके अंदर का गुस्सा अब एक लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। अगर वो फोन नहीं उठा रही तो मुझे खुद उससे मिलना होगा। उसने अपनी कार स्टार्ट की और अभिमान के घर की तरफ तेजी से अब उसकी कार दौड़ने लगी। रास्ते में तनिष्क का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके अंदर गुस्सा और चिंता दोनों का मिला जुला भाव था और उसकी आंखों में वो दिख भी रहा था। मैं अंबर को इस सब में और नहीं फंसने दूंगा। अगर मुझे अभिमान के खिलाफ खड़ा होना पड़े तो मैं वो भी करूंगा, उसने खुद से कहा। उधर एसआर के दिमाग में उलझने गहराती जा रही थी। वेदिका का दिया फोन उसके सामने कई सवाल छोड़ चुका था। क्या सच में वेदिका को अभिमान के प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था? क्या वो इस सब में निर्दोष थी? एसआर के कदम उसके रूम से निकलकर अब मासी जी के रूम की तरफ बढ़ रहे थे जब उसने संयम के रोने की आवाज सुनी। एक सर्वेंट संयम को गोद में लेकर चुप कराने की नाकाम कोशिशें कर रहा था। एसआर का गुस्सा तुरंत भड़क उठा। उसने रौबदार आवाज में उससे कहा, तुमसे ये छोटा बच्चा नहीं संभाला जा रहा क्या? हाँ? उसकी कड़क फटकार सुनकर सर्वेंट सहम गई, लेकिन संयम ने भी और जोर से रोना शुरू कर दिया। एसआर ने गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि उसकी सख्ती ने सिचुएशन को और ज्यादा पेचीदा बना दिया है। उसने तुरंत अपना मिजाज हल्का किया। अपने हाथ बढ़ाते हुए उसने संयम को गोद में ले लिया। जाओ, उसे फीड करने के लिए दूध लेकर आओ, एसआर ने शांत लेकिन ऑर्डर वाले लहजे में कहा। संयम को रोता देखकर एसआर ने मासी जी के रूम की ओर बढ़ते कदम वापस मोड़ लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि संयम के रोने से उनकी नींद खराब हो। अपने रूम में लौटकर एसआर संयम को कंधे पर टिकाकर टहलाने लगा। उसकी चाल में अब भी वही रौब और दबदबा था, लेकिन उसके कदम धीमे थे, जैसे वो संयम की नजाकत को समझ रहा हो। लेकिन संयम चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। एसआर की आंखों के सामने बार बार वो पल आ रहे थे जब वेदिका संयम को अपनी गोद में लेकर फौरन शांत करा दिया करती थी। एसआर ने झल्लाते हुए कहा, ये बच्चों को संभालना कितनी टेढ़ी खीर है यार, मैं तो इन सिचुएशन के लिए बना ही नहीं हूं। उसने संयम को थोड़ा झुलाते हुए चुप कराने की कोशिश की, लेकिन बच्चे की मासूम जिद ने एसआर को थका दिया। एसआर के रौबदार पर्सनैलिटी में पहली बार एक अलग नरमी झलक रही थी। उसने संयम के छोटे छोटे हाथों को देखा और गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, यह भी तो उसी घर का हिस्सा है जिसे मैंने बर्बाद करने का ठाना था। लेकिन ये मासूम है, ये बेगुनाह है और मेरी बहन का हिस्सा है। वो संयम को हल्के से थपकी देते हुए टहलाता जा रहा था।
हर रोने की आवाज के साथ एसआर का गुस्सा और झुंझुलाहट बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो उसे संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने खुद से बड़बड़ाया, शायद कुछ लोग इन हालात को मुझसे बेहतर संभाल सकते हैं, जैसे वेदिका। लेकिन इस ख्याल ने उसकी उलझनों को बढ़ा दिया। कुछ ही देर में सर्वेंट फीडिंग बोतल लेकर एसआर के कमरे में आ गई। एसआर ने उसके हाथ से बोतल ली और उसे सीधे संयम के मुंह से लगाने ही वाला था कि अचानक उसे वेदिका की कही बात याद आ गई। बच्चे को दूध देने से पहले उसकी गर्माहट चेक कर लेनी चाहिए, वरना उसका मुंह जल सकता है। एसआर ने कुछ सोचते हुए बोतल के कुछ बूंदों को अपने हाथ पे टपकाया और गर्माहट को महसूस किया। सर्वेंट चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में एसआर की इस हरकत को देखकर हैरानी साफ झलक रही थी। वो वही एसआर था जिसने कुछ देर पहले उससे गुस्से में चिल्लाकर बोला था, और वही अब आदमी इतनी नजाकत से उस छोटे बच्चे को संभाल रहा है। एसआर ने जब सर्वेंट को खुद को झुकी नजरों से घूरते हुए देखा तो उसने अपनी कड़क आवाज में कहा, मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ यहां से। सर्वेंट अपना सिर झुकाए फौरन कमरे से बाहर चली गई। एसआर ने संयम को धीरे से बेड पर लेटाया और खुद उसकी बगल में लेट गया। उसने एक हाथ से संयम को सहारा देते हुए बोतल उसके मुंह से लगाई। बच्चा भूखा था और दूध पीते ही चुप हो गया। एसआर को पहली बार इस बात पर गर्व महसूस हुआ कि उसने एक बच्चे की जरूरत इतनी आसानी से समझ ली। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ खुद से कहा, एसआर, बच्चों को संभालना इतना मुश्किल काम भी नहीं है दोस्त। संयम अब दूध पीते हुए अपनी छोटे छोटे हाथों को हवा में खेल रहा था। अचानक उसने एसआर की टाई पकड़ ली और उसे जोर से खींचने लगा। एसआर के लिए नजारा कोई नया नहीं था। उसने संयम की मासूमियत को पहले भी इस तरह से नोटिस किया है। एसआर ने हल्के से हंसते हुए कहा, यह बच्चा सच में पावरफुल है, बिल्कुल अपने मामा की तरह। वो जानता था कि बच्चों के साथ और जोर आजमाना बेवकूफ़ी हो सकती है। उसने संयम को शांत रहने दिया और खुद भी इस पल में वो खो गया था। जैसे जैसे एसआर संयम को देखता गया, उसे वेदिका की याद आने लगी। कैसे वो एक पल में इसे शांत कर देती थी। इसी बीच संयम अब एसआर की गोद में पूरी तरह से आराम में था। उसकी मासूम हरकतें एसआर के चेहरे पर हल्की मुस्कान ला रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सन्नाटा भी था। एसआर ने देखा कि दूध पीते पीते संयम अब सो चुका था। उसके मासूम चेहरे पर शांति थी, लेकिन उसके नन्हे हाथ अब भी एसआर की टाई को अपनी छोटी सी मुट्ठी में थामे हुए थे। एसआर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपने सख्त हाथ धीरे से संयम के चेहरे की तरफ बढ़ा दिए। उसकी उंगलियां, जो अक्सर कठोर फैसले लेती थी, अब संयम के रुई जैसे नाजुक बालों को नजाकत से सहला रहा था। उसका दिल एक पल के लिए पिघल सा गया। एसआर को इस मासूमियत में एक अनजाना आकर्षण महसूस हो रहा था। उसने हल्का झुककर संयम के माथे पर अपने होठों से नर्म किस कर दी। उस पल उसके भीतर का तूफान मानो थम सा गया था। एसआर ने संयम की छोटी मुट्ठी में अपनी टाई को धीरे से छुड़ाने की कोशिश की। बच्चे की मजबूत पकड़ के बावजूद वो बिना उसे डिस्टर्ब किए ऐसा करने में सफल रहा। फिर उसने पास से 2 तकिए उठाए और संयम के दोनों तरफ रख दिए, ताकि वो बेड से सरक कर नीचे न गिर जाए। बेड से उठकर एसआर खड़ा हुआ। उसने संयम को एक आखिरी बार प्यार से देखा। उसकी मासूमियत उसे किसी गहरी सोच में डाल रही थी। शायद ये मासूमियत हर उस लड़ाई से ऊपर है जिससे वो जीतने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद से बड़बड़ाया। एसआर ने जैसे ही मुड़ने के लिए कदम बढ़ाए, उसकी नजर कमरे के कोने में रखी चेयर पर पड़ी। चेयर पर वेदिका का दुपट्टा रखा हुआ था। एसआर के कदम उस ओर गए और उसने दुपट्टे को उठाकर उसे अपनी सख्त मुट्ठी में भर लिया। दुपट्टे की सॉफ्टनेस और उसमें से वेदिका की हल्की हल्की खुशबू ने एसआर के दिल को अंदर से झंझोड़ दिया था। उसने दुपट्टे को अपने चेहरे के करीब लाते हुए गहरी सांस ली। उसकी आंखों में गुस्से और दर्द का अजीब सा मेल था। एसआर ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, वेदिका, तुमने ये सब क्यों किया? उसकी आवाज में दुख और उलझन साफ झलक रहा था। तुमने उस अभिमान का साथ क्यों दिया? काश तुमने मुझे सच बता दिया होता। एसआर के हाथ अब भी दुपट्टे को कसकर पकड़े हुए थे। उसकी आंखों में वो सख्ती और गुस्से का अब एक अजीब सा मेल था। संयम की मासूमियत और वेदिका की यादों ने उसे कुछ पल के लिए उसकी कठोरता से बाहर निकाल दिया था। उसने एक गहरी सांस ली और दुपट्टे को वापस चेयर पर रख दिया। शायद ये सब कभी खत्म नहीं होगा, उसने खुद से कहा और रूम से बाहर निकल गया। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वो किसी अनसुलझे सवाल का जवाब ढूंढ रहा हो। एसआर ने संयम के कमरे से बाहर निकलते ही सर्वेंट को सख्त हिदायत दी, वो सो रहा है, तुम रूम में रहोगी। अगर वो फिर से रोए तो मुझे फौरन बता देना तुम। मैं स्टडी रूम में हूँ। उसकी आवाज़ में वही पुराना रौब और ऑर्डर देने की अंदाज थी। सर्वेंट ने सर झुकाकर जी सर कहा और रूम की तरफ चली गई। एसआर अपनी स्टडी रूम में एंटर होते ही गुस्से और विचारों के अलग ही मेल के साथ कमरे में दाखिल हुआ था।
लेकिन जैसे ही उसने अपनी कुर्सी पर बैठने का इरादा किया, उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर उस शख्स का नाम चमक रहा था जिसे उसने विक्रम मेहरा और शौर्य गिल के कनेक्शन का पता लगाने के लिए कहा था। एसआर ने फोन उठाया और कान से लगाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो बॉस, आपका शक सही था। विक्रम मेहरा शौर्य गिल का खास आदमी है। वो हर उस काम में शामिल है जो आपके खिलाफ चल रहा है। एसआर के चेहरे पर एक धीमी लेकिन खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में अब एक सर्द सी चमक थी, जैसे शिकारी ने अपने शिकार को देख लिया हो। उसने कुर्सी पर आराम से बैठते हुए कहा, तो मेरा शक सही था। अब समझ में आ रहा है कि ये गेम कैसे और क्यों खेला जा रहा था और कौन इसके पीछे है। उसने कुछ पल सोचा और फिर सर्द लेकिन सख्त लहजे में कहा, मुझे विक्रम मेहरा चाहिए। मुझे वो शख्स अपनी गिरफ्त में चाहिए। मैं खुद उससे हर सच उगलवाना चाहता हूँ। शौर्य गिल का हर राज मेरे सामने खुलने का अब वक्त आ चुका है, समझे? दूसरी तरफ से आवाज आई, जी बॉस, फिलहाल विक्रम मेहरा इंडिया में नहीं है। एसआर ने सख्ती से ऑर्डर दिया। मुझे नहीं पता कि वो इंडिया में है या फिर दूसरी दुनिया में। मुझे वो शख्स मेरे कब्जे में चाहिए। मुझे वो शख्स हर कीमत पर चाहिए। एसआर के आदमी ने फौरन जवाब दिया, ओके बॉस, मैं फौरन काम पर लग जाता हूँ। एसआर ने फोन रखने से पहले अपने आदमी से कहा, विक्रम मेहरा के करीब पहुंचने से पहले उसकी कमजोर कड़ी का पता करो, क्योंकि वो आदमी इतनी आसानी से सच नहीं उगलने वाला। वो शौर्य का खास आदमी है। मर जाएगा लेकिन जुबान नहीं खोलेगा, इसीलिए उसकी कमजोरी उसके सामने रखकर उससे बातें उगलवानी होंगी। एसआर के आदमी ने ओके बॉस कहा और कॉल रख दी। एसआर ने भी कॉल खत्म करते हुए फोन को टेबल पर रखा। उसकी उंगलियां टेबल पर धीमे धीमे खटखटा रही थी। उसकी आंखों में एक प्लानिंग आकार ले रही थी। एसआर ने गंभीर लहजे में खुद से कहा, शौर्य गिल, तुम्हारा हर कदम अब मेरे शिकंजे में है और ये गेम अब मैं खेलूंगा, और वो भी अपनी शर्तों पर। तुमने सोचा होगा कि एसआर को मात देना आसान है, लेकिन तुमने मेरे खिलाफ चाल चलकर बहुत बड़ी गलती की है। अब इस गलती की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी, मानो वो अपने आप से बात कर रहा हो। एसआर की शख्सियत का खौफ और उसके फैसलों की सख्ती उस कमरे में महसूस की जा सकती थी। क्या राज छिपाए हैं शौर्य गिल ने? क्या विक्रम मेहरा के एसआर की गिरफ्त में आने के बाद खुलेंगे गहरे राज? कौन है ये शौर्य गिल? क्या तनिष्क पहुंच पाएगा अंबर के पास और दे पाएगा उसे मदद का हाथ? क्या एसआर का वेदिका के लिए नर्म होगा दिल? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी कहानी के साथ। सुनते रहिए कैंडिड अमन।